प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। तमाम सियासी जमातें अपनी कैंपेन कर रही हैं। मरियम नवाज ने आज NA 119 में खिताब किया है और पहली मरतबा शायद उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी काफी तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि बिलावल साहब मुसलसल PMLN पर सियासी हमले कर रहे हैं और उसका जवाब आज दिया गया है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। हालांकि शहबाज शरीफ साहब से सवाल भी हुए थे, लेकिन उन्होंने गुरेज किया बिलावल के हवाले से कुछ कहने से, लेकिन आज मरियम ने उन पर काफ़ी तनकीद की है। शहबाज शरीफ साहब मंडी बहाउद्दीन में थे, आज वहाँ पर खिताब कर रहे थे। बिलावल साहब ने गुजरात में एक बड़ा शो किया है, लाला मूसा में, जहाँ से कमर जमान कायरा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान आज मुल्तान में गरज बरस रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका शिकवा है कि उसको कैंपेन नहीं करने दी जा रही और जिसका ख्याल है कि उसके लोगों को, कारकुनों को अभी भी उठाया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों में, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहां से अब कहीं कहीं हमें PTI की कैंपेन भी दिखने लगी है। मसलन सलमान राजा साहब की मैं देख रहा था कि अच्छी कैंपेन हो रही है। फिर रोहिल असगर साहब के मुकाबले में वसीम कादिर ने बहुत अच्छी कल गैदरिंग की है। पंजाब के और भी अजला में मुजफ्फरगढ़ में शबीर कुरैशी बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर मजमूई तौर पर बहुत तगड़ी कैंपेन PTI की चल रही है। तो PTI की कैंपेन भी जो है वो अब बनने लगी है, अपना रंग दिखाने लगी है, रंग जमाने लगी है। तो ऐसा लगता है कि अब इलेक्शन के पोलिंग डे के करीब जाकर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आवाम के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं आवाम में, और वहां पर जाकर अपना मंशूर उनके सामने रख रही हैं। आज कुछ अदालतों में भी मामला हुए हैं। सलमान राजा साहब के की एक दरख्वास्त है, उस पर फैसला महफूज हुआ है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त कर रखी है कि जनाब मैं PTI का मेंबर हूं तो मुझे आज़ाद क्यों करार दिया गया। निशान आपने भले नहीं दिया, लेकिन मुझे आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने क्यों करार दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के वकील का उसमें कहना यह है कि जनाब आप तो छप ही नहीं सकते बैलेट पेपर, क्योंकि 80% ज़्यादा बैलेट पेपर्स की छपाई हो चुकी है। फैसला महफूज है, क्या फैसला आ सकता है, और अगर फैसला सलमान अकरम राजा के हक में आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा PTI पर, और उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी आज कुछ लोग चले गए हैं कि उनके कागजात जो हैं वो कबूल किए जाएं, लेकिन कुछ लोगों ने हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया। तो सियासी हालात गर्म भी हो रहे हैं, पोलिंग डे की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। इस तरह की हुकूमत बनने का इम्कान पैदा हो रहा है, आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोशिश हो रही है, उससे कैसी हुकूमत बन सकती है। इन तमाम चीज़ों पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया, आप सब खुशामदीद कहते हैं आपको। आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हिबा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। हिबा साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और अली बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे, वो अपनी कैंपेन में शायद PTI के रहनुमा हैं और इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा ने आज जो बिलावल पर तनकीद की है वो जरा सुन लीजिए। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जनाब आप किस हैसियत में पंजाब में आकर तनकीद कर रहे हैं, आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है, सुने जरा मरियम ने क्या कहा। जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। धामरा साहब पंजाब में आके तनकीद कर रहे हैं, जुर्रत कैसे हुई आपकी? पंजाब तनकीद नहीं सुनता नवाज शरीफ के खिलाफ, और आपके पास है अपना क्या है दिखाने बताने को? हेलो जी आप कहिए। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी बीबी मरियम ने जो बात की है कि आप किस हैसियत में तनकीद कर रहे हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। ये वो नाना के नवासे हैं जिन्होंने मुल्क को आइन दिया था। ये उस नाना के नवासे हैं जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत दी। ये उस नाना के नवासे हैं जिसने एक बाइख्तियार जमहूरी निजाम दिया, वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट दिया। और ये उसी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर वो भुट्टो साहब के दौर की निकाल दें तो बाकी रहता कुछ नहीं है आपके पल्ले में। और ये उस माँ का बेटा है जिसके खिलाफ आपने पंजाब में बेहुदा एक मुहिम शुरू की हुई थी, मगर उसके बावजूद जिंदा लाहौर ने इसी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खुद सोचकियां की, फांसियों पे चढ़े, कोड़े खाए और जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो मेरे ख्याल में कि 2013 की इलेक्शन को बीबी मरियम सामने रखें, जब हमारे छोटे छोटे कॉर्नर पे खुदकश बम धमाके होते थे, मगर हम डरे नहीं, हमने मुल्क नहीं छोड़ा। और ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी है जिसकी मां, जिसके वालिद, जिसके नाना, जिसकी नानी
ने किसी भी कठिन सूरत हाल में मुल्क नहीं छोड़ा था, मगर आपके खाते में डिक्टेटर से मुकाबले के बजाय मुल्क से बाहर रहने की एक मिसालें हैं। आप ये नहीं बता सकते कि 85 से हुकूमतों में शामिल होते हुए आप एक बात करते हैं कि जी लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। अब ये पूरी कौम में एक रेफरेंडम कराएं कि ये जो नवाज लीग का मौकफ है कि जी हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, ओ जी कहां किया? मगर आज भी थर में ये करिए कि 15 प्रोजेक्ट, वाकई हमारे पास 15 प्रोजेक्ट नहीं है, सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, अगर मैं गिनती शुरू करूंगा तो आप मुझे इंटरप्ट करेंगे, इससे कतई नजर, टाइम नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर इससे कतई नजर ये बात बड़ी, ये धामरा साहब ये बात कितनी अफसोस की है कि जब सियासी जमातें हाफिज साहब इलेक्शन में उतरती हैं तो एक दूसरे का गिरबान पकड़ती हैं, लेकिन अभी आप देखिएगा 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे और नंबर इस तरह का आ गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलकर हुकूमत बनाना पड़ी तो ये एक मेज पर बैठ भी जाएंगे। तो जब आज आप एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब तुम करप्ट हो, तुमने किया कुछ नहीं है, तुमने मुल्क तबाह कर दिया, फिर उसको कैसे बिठा लेंगे अपने साथ? देखिए असद बात यह है कि अब जबकि इलेक्शन में महज 14 दिन का फासला रह गया है और पॉलिटिकल डिवाइड जो है वो चूँकि मुल्क में गुज़िश्ता 2 साल से बहुत ज़्यादा है और अब उसके उसी तरीके से दर्जा हरारत भी, सियासी दर्जा हरारत भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये कहना कि मरियम जो कुछ कह रही हैं या बिलावल जो कुछ बोल रहे हैं, इसके नतीजे में कल यही कुछ जो है पार्लियामेंट में नज़र आएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए सियासत जो है वो नामुमकिनात को मुमकिन कर देने का नाम है, इसमें स्पेस होती है और जमहूरियत भी एक सिर्फ महज वोट देने का नाम नहीं होती है ना। आप साहब नहीं, वो तो ठीक है। आप अभी तो चंद दिन पहले बिलावल शहबाज शरीफ की तारीफें करते नहीं थकते थे जब काबीना में बैठे थे। आप ये देखें कि अगर इखलाकियात की जो बात कर रहे हैं, हमारे जो पार्टियों के मंशूर हैं उसके अगर आप उस पर एक कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं जो इन पार्टियों को इकट्ठा बिठाने का सबब बनते हैं, और यही वजह है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में जाती हैं तो वहाँ माहौल बदल जाता है। अगर माहौल नहीं बदलेगा, इनको बदलना पड़ेगा ये माहौल, क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है वो एक डायलॉग का नाम है, मकालमे का नाम है। अगर वहाँ मकालमा नहीं होगा, वहाँ जूतम पेजार होगी, यही पॉलिटिकल डिवाइड चलेगी, तो पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह का चलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अगर पाकिस्तान को चलाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पहले इलेक्शन से पहले बैठना चाहिए था, इन्हें कुछ कॉमन पॉइंट्स पर एक कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए था यहाँ पर। ये नहीं हो सका। देखिए जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन क्या ऐसा माहौल है कि तमाम सियासी जमातें बैठ जाती हैं इलेक्शन से पहले? कम से कम उतनी तो बैठ जाती हैं जो पीडीएम की हुकूमत में थी, ये तो शायद मुमकिन था। देखिए ये काम था पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट एहतमाम करती। आखिर रजा रब्बानी ने भी तो जस्टिस ज़हीर जमाली को बुला लिया था पार्लियामेंट में, और वो खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ एड्रेस किया था। देखिए मकालमा इसी तरह होता है, इसी तरह आगे बढ़ता है। ये पार्लियामेंट का काम था कि पार्लियामेंट जो है तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें जुडिशरी शामिल है, एग्जीक्यूटिव शामिल है, पार्लियामेंट शामिल है, और अब मीडिया भी शामिल हो गया, सिविल सोसाइटी भी शामिल है, इनको इकट्ठा बिठाती कि आप बताएं कि पाकिस्तान के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। देखें असद 5 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के जी। नंबर 1 पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला है और इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेफाक करती हैं कि ये मसला हल होना चाहिए। कम से कम इस नुक्ते पर तो बैठ ही जाना। नंबर 2 एनर्जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान नहीं चल सकता है इस इतनी महंगाई में। तीसरा जो पाकिस्तान का मसला है वो वाटर सिक्योरिटी, और चौथा फूड सिक्योरिटी, और 5वां एजुकेशन। ये 5 ऐसे पॉइंट थे जो हर पार्टी कह रही है। अपने 10 नुकाती मंशूर दिया है बिलावल भुट्टो ने, 5 ईज जो हैं वो दिए हैं PMLN ने, जमात इस्लामी का मंशूर आ गया है, JUI का आ चुका है। इन तमाम पार्टियों ने ये मंशूर में ये बातें की हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली किस तरह से करेंगे ये पार्लियामेंट का काम है। और जब तक और असल वजह है, लेकिन अब जो आप सारी बात पार्लियामेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसका किरदार बड़ा अहम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह की पार्लियामेंट वजूद में आने का इम्कान पैदा हो गया है, अब मैं ये नक्शा आपके सामने थोड़ी देर में रखता हूं, लेकिन पहले जरा हिबा साहबा के पास जाता हूं। जी हिबा फवाद साहबा, ये बताइए कि पहले तो मुझे जरा जेहलम की सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश करें कि जेहलम में अब क्या हो रहा है। फवाद साहब जो एक मेजर प्लेयर थे वहां पर जेहलम की सियासत में, अब वो नहीं है, तो कौन किसका वहां पर जो है वो कौन धाक बिठाने को तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि जी हमने अपनी तरफ से, मैंने और फवाद साहब ने दोनों ने बहुत कोशिश की कि अगर किसी सूरत उनको नाअहली का सामना होता है तो फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं
उनकी जगह पे पेपर नॉमिनेशंस जमा कराऊं एज अ कवरिंग कैंडिडेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें साजिश के तहत इलेक्शन लड़ने दिया ही नहीं गया। आपको पता है लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिली ही नहीं। हम ने हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और हम पे जो एलिगेशंस इन्होंने लगाई हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और एज पर स्टेट बैंक रिकॉर्ड अगर आप हमारे अकाउंट्स चेक करें, मैं अभी भी यही कहती हूँ, तो आप वेरीफाई कराएं तो ऐसे कोई भी अकाउंट्स नहीं है। इस तरह तो कोई भी आप मेरे नाम पे 10 मरले का प्लॉट निकाल दें एक प्रिंट के ऊपर और उसके बाद आप अकाउंट्स ले आए मेरे, फॉरेन दौरे ले आए आप मेरे। फॉरेन दौरों पे तो मैं यही कहूंगी जी, देखें जी, आज सबको पूरी दुनिया को पता है जब 8 माह पहले मेरी और फवाद साहब की इन्होंने रेजिडेंशियल जो मेरा घर था इन्होंने मेरा सील कर दिया था मैजिस्ट्रेट के थ्रू, तो मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे पासपोर्ट, मेरे ऑफिशियल पासपोर्ट, मेरा सब कुछ उनके उस घर में था और मुझे इजाजत नहीं थी उस घर में जाने की। तो ये कब्जा जो था पीडब्ल्यूडी के पास गया था। 20 से 25 एहलकार पुलिस के मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हुए थे, मेरा सामान सारा पड़ा हुआ था। तो हमें अभी भी कोई चीज रिकवर उस तरीके से नहीं हुई है एज पर हमारे आप ये कह रही हैं कि जो आप पर एतराज लगाया गया कि आपने अपने कुछ बैंक अकाउंट्स जो हैं वो छुपाए हैं, आपने ऐसा नहीं किया? कोई बैंक अकाउंट्स नहीं छुपाए? ऐसा नहीं किया जी, मेरे सारे बैंक अकाउंट्स जो हैं आप मेरे 3 साल की वो निकाल लीजिए FBI रिकॉर्ड टैक्स रिटर्न्स, उसके अंदर बिल्कुल मौजूद है। मैं अभी भी क्लेम करती हूँ कि इन्होंने जो मेरे माइक्रो फाइनेंस के 3 अकाउंट्स दिए हैं और फवाद साहब के, मैंने आज तक कभी भी माइक्रो फाइनेंस अकाउंट्स ना खुलवाए ना यूज किए। और जो स्टेट बैंक रिकॉर्ड लाया है एज पर ID कार्ड में अपना नाम HIDA फवाद सही है, मगर फवाद चौधरी साहब के कागजात तो जी। अच्छा चले, मैं एक चीज आपके सामने और रखना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो आम तौर पर ये वाली शिकायत है, कागजात मुस्तरद होना, कोई बहाना बना के मुस्तरद कर देना, ये चीजें आमतौर पे हो रही हैं PTI के लोगों के साथ। अब आपका या फवाद साहब का ताल्लुक तो PTI के साथ उस तरह से नहीं है, आपने ज़ाहिर है कई महीने हो गए इस पर, तो फिर आपको आपकी समझ के मुताबिक क्यों निशाना बनाया गया है? आपका तो ताल्लुक नहीं है PTI से। मुझे नहीं समझ आया, लेकिन आपको पता है कि फवाद साहब को जो अभी कस्टडी में इन्होंने लिया हुआ है, वो सारे जो मुकदमात हैं वो सारे PTI से मुंसलिक होते हैं, चाहे वो पार्टी में हैं उनकी या नहीं है, ये फैसला वही आपको बताएंगे। उन्होंने IPP ज्वाइन की है नहीं की है, ये टोटली एंड सोली उनका फैसला है। लेकिन अभी भी आप देखें, जो आज भी उनकी पेशी थी, सुनने में यही आ रहा है कि उनको लाहौर के 9 मई के मुकदमे में नॉमिनेट भी कर दिया उन्होंने, और कुछ में ये इश्तिहारी में है, जबकि वो लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। मेरे पास उनकी वीडियो हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे उस वक्त जब यहाँ पे खान साहब को जेर हिरासत लिया गया था, और वो गिरफ्तार भी उनकी सुप्रीम कोर्ट से हुए थे। तो मेरे ख्याल से जी ये पूरा प्लान है। और रह गई हमारे जेलम की बात पे, मैंने जेलम जरूर विजिट करना है जी, मैं अपने हल्के के साथ खड़ी हूँ जब तक फवाद साहब हिरासत में है। हम अपने धड़ों के साथ भी खड़े हैं, लेकिन हमने इलेक्शन का बाइकआउट इसीलिए है कि जब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही तो वहां पे फिर किस हवाले से हम जाके इलेक्शन लड़ें। और अब हमारे अगेंस्ट भी आपको पता है हमारे ही खानदान के फारूक अल्ताफ साहब को 60 से ला के 61 पे इसीलिए इलेक्शन लड़वाया जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से हमें जेर कर सकें। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई नहीं जी, अभी नहीं तो अगले इलेक्शन में जी हम आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपने बॉयकॉट क्यों किया है, ये सवाल मैं दोबारा आपके पास लेकर आता हूं, क्योंकि ऑप्शन शायद आपके पास और भी थे। अभी आप कानूनी जंग लड़ सकती थी, लेकिन बॉयकॉट का फैसला किया गया और दस्तबरदारी इख्तियार की गई। ये क्यों आई है मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन पहले धामरा साहब, अब इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं और जिन इलेक्शन में आप भी उतरे हुए हैं, इन इलेक्शन के बारे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ये कोई इलेक्शन नहीं है और ये कोई पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा है, जरा मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर ये नहीं चल सकेगा, मैं यही पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि अगर आप इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे, इन पे इब्हाम पैदा होगा, शक और शुबा होगा, तो मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। इस तरह इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन एक बड़ा, जिसे अंग्रेजी में सेक्रेट कहते हैं ना, एक मुकद्दस फरीज़ा होता है, एक आइनी अमल है। उस आइनी अमल को अगर हम मुतनाज़ा बनाएंगे तो फिर मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। इलेक्शन के दौरान आप लोगों को बुला रहे हैं, कभी एंटी करप्शन बुला रही है, कभी पुलिस बुला रही है, कभी नैब बुला रही है, क्योंकि जब ये चीजें होती हैं तो फिर इलेक्शन मुतनाज़ा बन जाते हैं। नाम साहब, आपने सुना शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो कह रहे हैं ये मुतनाज़ा इलेक्शन हो गए हैं, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और इस तरह के इलेक्शन तो होने ही नहीं चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, शाहिद खाकान अब्बासी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और आजकल उनके जो ताल्लुकात हैं वो अपनी पार्टी से भी ठीक नहीं है। अब उन्होंने ये तज्जिया जिस भी एंगल से किया, मगर अगर हम उनके तज्जिए को अगर दुरुस्त भी तस्लीम कर लें तो उनको
उनके ठीक किस तरह करना है सिस्टम को, कि सियासतदानों को इस प्रोसेस में, इलेक्शन के प्रोसेस में बिलाखिर आना है। जिस तरह भी इलेक्शन होते हैं, अगर गलत हुए आप एक्सपोज करेंगे इलेक्शन कमीशन को, उन इलेक्शन को, मगर आप उसका अगर हिस्सा ही नहीं रहेंगे, अगर सारी पार्टियां बाइकआउट करके बैठ जाएं और इलेक्शन में हिस्सा ना लें, तो फिर आप इस मुल्क में सियासत कैसे चलेगी? फिर ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये तो ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर कोई गड़बड़ हो, लेकिन तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के बेहतर इंतखाबात का मुतालबा तो कर ही सकती है ना सिस्टम से। इलेक्शन कमीशन से अगर शिकायत सारी सियासी जमातों को हैं, आपको भी हैं, पीटीआई को भी हैं, शायद पीएमएलएन को भी कुछ ना कुछ हो, तो एक किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के एक मुश्तरका नुक्ता तो रख ही सकते हैं ना सर आप। एग्जैक्टली आपको याद होगा जो अभी शाहिद खाकान साहब ने बात की है, पीपुल्स पार्टी से कई महीने पहले कर चुकी है। और आपको यह भी पता है कि जब असेंबलियां खत्म हुई थी तो वाहिद पीपुल्स पार्टी थी जो इलेक्शन मांग रही थी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन मांग रही थी। और पीपुल्स पार्टी अपने लिए नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये बात कह रही है, जिस बात को अभी आपने कोट किया है शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी को शायद अब ख्याल आया हो, मगर हमने तो पार्टी प्लेटफॉर्म से, मेरी लीडरशिप ने यह बात की है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो मैं वही कह रहा हूं कि शाहिद खाकान अब्बासी अभी भी उस पार्टी का हिस्सा है, मगर उनका इंडिविजुअल ये मौक़िफ़ है जरूर, उनकी पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है। मगर पीपुल्स पार्टी 2 कदम आगे बढ़ के कि अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ होती है, हम उसका हिस्सा होंगे तो उसको एक्सपोज कर सकेंगे। अगर हम उसका हिस्सा नहीं हुए तो मेरे ख्याल में फिर हमें एतराज करने का भी हक नहीं होगा। फिर सही है, बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब, आपको लगता है कि शाहिद खाकान अब्बासी ठीक कह रहे हैं, या सिर्फ वो इसलिए कह रहे हैं कि नून लीग ने उनको खुद से दूर कर दिया है? वो कह रहे हैं इस तरह के इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होती है? तो एक मजमूई माहौल की बात कर रहे हैं कि जो मजमूई माहौल है वो इंतखाबी माहौल से काफ़ी पीछे रह गया है। वो एक माहौल, उस माहौल की बात कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जा रहा है मुख्तलिफ अदारों की जानिब से और उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। तो ये वो माहौल नहीं है जो इलेक्शन का होना चाहिए, क्योंकि जब इंतखाबी अमल शुरू होता है फिर फैसला अवाम करते हैं, क्योंकि जब कैंडिडेट अवाम के पास जाता है तो फिर फैसला अवाम ने करना होता है कि कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, कौन सा नहीं है। और जमहूरियत ही, जो पीपल्स पार्टी का स्लोगन है कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम होती है, तो जब हम बात जमहूरियत की करते हैं तो फिर हमें ये इस तरह के मामलात जो हैं, जो माजी में इलेक्शन होते रहे, देखें मैं 83 से इलेक्शन को कवर कर रहा हूँ, माजी में जो इलेक्शन होते रहे उसका एक ख़ास माहौल होता रहा है, उसमें इस तरह का माहौल जो आज नज़र आ रहा है ऐसा माहौल नहीं देखा, ऐसा नहीं होता। जो देखिए आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग JUI वो भी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है। PMLN के यही शिकवा कर रही है, पीपल्स पार्टी यही शिकवा कर रही है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सारा शिकवा कर रही हैं तो फिर ये स्टेक होल्डर्स की ज़िम्मेदारी है, रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इन शिकायत को दूर करें, ताकि इंतखाबात का एक जोम है या इंतखाबात का जो भरम है उसको बरकरार रखा जाए। अगर इंतखाबी साख नहीं होगी वो इलेक्शन मुतनाज़ होते हैं, और जब इंतखाबी साख नहीं होगी तो वो इलेक्शन तस्लीम कौन करेगा? फिर ऐसे इलेक्शन, ऐसे इंतखाबात के नतीजे में जो पार्लियामेंट वजूद में आएगी, आप उससे, अभी आपने 5 बड़े मसाइल बताए हैं, एक ऐसी पार्लियामेंट जो 5-7 जमातों पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनेगी, क्या वो ये मसाइल हल कर पाएगी? एक ही तरीका है उसका कि ग्रैंड डायलॉग हो, और न सिर्फ ये कि जो ये स्टेक होल्डर्स के दरमियान, बल्कि तमाम रियासती अदारों के दरमियान, जिसमें मीडिया भी शामिल अब हो गया है, कि इन तमाम के दरमियान एक बड़े डायलॉग का एहतमाम किया जाए, ताकि ये मसाइल उनके सामने रखे जाएं कि आप इनके बारे में कुछ रहनुमा असूल स्ट्रेटजी तैयार कर लें, नेशनल स्ट्रेटजी। उसके बगैर जो है आप नहीं चल सकते। अगर नेशनल स्ट्रेटजी नहीं होगी तो यही होगा कि कोई नई अदम एतमाद आ जाएगी, या किसी पार्टी की जो है सब खींच ली जाएगी और हुकूमत। ज़्यादा जमातें जब एक हुकूमत में शामिल होती हैं तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट तो चले हम अगर सोचें तो वो ये हो सकता है कि जी सारी जमातें या पाकिस्तान की ज़्यादातर नुमाइंदा जमातें जो हैं वो एक मसले के हल के लिए इकट्ठी बैठी हुई हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर उसमें इत्तफाक राय ना हो तो फिर एक दूसरे के बाजू में रोड़ते हैं, और एक जमात जिसके पास मेजोरिटी है वो भी परफॉर्म नहीं कर सकती। जाहिर है कि देखिए, और यही हुआ था अभी। ये कमज़ोर पार्लियामेंट है। हाँ, कमज़ोर पार्लियामेंट की यही निशानी होती है कि एक तो यह है कि सियासी जमातें कमज़ोर होती हैं, जब वो नुमाइंदे भेजती हैं अपने, उन नुमाइंदों के इंतखाब में आपने देखा कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो तवज्जो थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो इलेक्टेबल्स पर थी। आज हमने उनको, जिसको इलेक्टेबल्स का नाम दे रहे हैं, कल तक इनको टर्न कोड का नाम दिया जाता था, इनको लोटा करेसी का नाम दिया जाता था, आज हमने उसका बड़ा मुअज़्ज़ज़ नाम रख दिया इलेक्टेबल्स का, कि ये आ जाएं ताकि, और ये जब आते हैं, ये लोग जब आते हैं
तो ये इनके अपने मफादात होते हैं, इनके नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता। और यही वजह है कि जब ये आते हैं अपना पर्सनल एजेंडा पहले मुकम्मल करते हैं, ये किसी पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होते और वो जहाँ जी चाहता है वो चले जाते हैं। सही है, चलिए बिल्कुल ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अली बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साहिबा भी हमारे साथ हैं, बाकी मेहमान भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अली बुखारी साहब, पीटीआई के बहुत सारे उम्मीदवारों को यह शिकायत है कि उनको कैंपेन करने नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद में तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, आप तो अपनी कैंपेन खुल के कर पा रहे हैं। देखें जी, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो कैंपेन के बात होती हैं, जो उसकी जरूरियात होती हैं, वो बिल्कुल पूरी करने नहीं दी जा रही। इवन हमें हमारे किसी बैनर या किसी पोस्टर या किसी भी पम्फलेट के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब बानी पीटीआई थे जो है उनका नाम लिखने की इजाजत नहीं है, उनका पीटीआई का नाम लिखने की इजाजत नहीं है। सिंबल मतलब किसी किस्म की भी कोई नहीं, हमें ये चीज इजाजत नहीं है कि हम पीटीआई का कलर यूज कर सकें इवन दो। तो यही बेसिक चीज होती है इलेक्शन लड़ने के लिए। बाकी आपको किसी किस्म का जलसा, रैली, स्पीकर यूज करने का कोई इजाजत नहीं है। मगर आप सियासी जमात के मेंबर तो हैं ना, आप चाहे आपको निशान नहीं मिला लेकिन आप एक सियासी जमात के मेंबर तो हैं। आप उस सियासी जमात के आपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में भी लिखा था कि आपकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ है। आपको झंडा जो है वो अपने ऊपर उस पे पोस्टर पे लगाने के लिए किससे इजाजत लेना पड़ रही है? देखिए, नोटिफिकेशन आ जाता है, ईसीपी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप फ्लैग यूज नहीं कर सकते, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप नाम यूज नहीं कर सकते किसी सियासी कायद का, इमरान खान साहब का। आप ये नहीं लिख सकते कि आप पीटीआई की नामजद करदा उम्मीदवार हैं, आप ट्विन कलर्स नहीं यूज कर सकते। ये सारी पाबंदियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से आती हैं और किसकी तरफ से आनी है, और वो कहा जाता है कि जी अगर करेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन आएगी और फाइन होंगे। सो हमारे अगेंस्ट जो लोग हैं उनको तो नहीं ऐसे करने से मना किया जा रहा, किसी को भी मना नहीं है। उनकी रैलीज भी हो रही है, उनकी जलसे भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ जहाँ मीटिंग करते हैं, कॉर्नर मीटिंग, थोड़ी देर बाद पता चलता है जी कि दूसरे कैंडिडेट साहब वहाँ पुलिस भेज देते हैं और लोगों को डराना धमकाना शुरू हो जाते हैं। जब हम एसपी को कॉल करते हैं, एएसपी को करते हैं, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है जी। भाई आपके पुलिस के डाले आ रहे होते हैं, बंदों को रात को ले जाते हैं, 2-3 घंटे लग के उसके बाद छोड़ देते हैं, और क्या करना है आपने। आपके हल्के से भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, आपके कारकुन भी गिरफ्तार हुए हैं। तो मेरी चारदीवारी के अंदर कोई प्रोग्राम हो किसी भी किस्म का, उसको कैसे रोका जा सकता है? लेकिन हो रहा है यहाँ पर, इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, बाकी तो छोड़ दे। मैं आपको तो आप तो खुद वकील हैं, आप अली बुखारी साहब आप तो खुद वकील हैं, और आप अपना मुकदमा जो है वो किसी कोई लीगल जो प्लेटफॉर्म है उस पर क्यों नहीं ले जाते? जी बिल्कुल लेके जाएंगे जी, हमने इसके लिए रिट पिटिशंस भी तैयार की हुई हैं, और लकीली मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 वकील रहते हैं, पिंडी और इस्लामाबाद के, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जो है मेरी कॉर्नर मीटिंग्स जो हो रही हैं वो उनके घरों में हो रही हैं। तो वो खुद देंगे और एफिडेविट्स भी सबमिट कराएंगे। इसके अलावा जो एक बेसिकली तो एक खौफ और आस फैला दिया जाता है कि आपका वोटर जो है डिस्टर्ब हो, आपके जो सपोर्टर्स हैं वो किसी किस्म की कोई फंक्शन ना कर सके। आपका कोई 8-10 दिन रह गए इलेक्शन के अंदर टोटल, अभी प्रैक्टिकली आखिरी 2 दिन तो कैंपेन हो नहीं सकती, तो आप वो कैंपेन रोका जाए। और दूसरी बात है कि आप आजाद कैंडिडेट की हैसियत से आ रहे हैं और वहां पर कंफ्यूज किया जाए लोगों को कि जी ये तो कैंडिडेट ही नहीं, हम ये सारी चीजें जो अली बुखारी साहब आप कह रहे हैं, ये और भी कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम अगर है, आपके ख्याल में ये सारी चीजें जमा होकर 8 फरवरी को शिकस्त का जवाब बन जाएंगी? देखिए जी, ये सारी चीजों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे जी। आप, मेरा चैलेंज है आपको सर्वे कर लें जरा मेरे, आपको बैनर पोस्टर हर जगह लगे हुए दूसरे कैंडिडेट्स के नजर आएंगे, आप जाके देखेंगे लोगों के पास तो आपको पता चलेगा कि हर बंदा कहेगा कि ये हमारी वो है। ये हम लगाते हैं रात को, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे लोग वर्कर्स लगाते हैं, सुबह हम आते हैं, बाकी सब पे लगे होते हैं, हमारे पैनफ्लेक्स भी होते हैं। भाई हम तो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट आपने बताया इतने इंचेस बाय इतने इंचेस होगा, इतने फीट बाय इतने फीट होगा, वो फॉलो करके हम हैंग करते हैं, इवन अदरवाइज उतर जाते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलें, इन मुश्किल हालात में भी बहरहाल आप कंटेस्ट कर रहे हैं, तो अब फिर मेरा हिबा साहब आपसे सवाल यह है कि अगर बहुत सारे लोग इस माहौल में और इन हालात में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको भी आखिरी हद तक नहीं जाना चाहिए था? आपने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, हिम्मत हार दी, शिकस्त तस्लीम कर ली, क्या हुआ? देखिए मेरी बात सुने, मैंने ये बात पहले भी कही है कि हम मैदान जो है वो सिर्फ नून लीग के लिए इस टाइम पे, अगर आप पंजाब में देखें कोई भी सियासी जमात अभी आपको इतनी मकबूल होते हुए दिखाई नहीं दे रही। दफा 144 आपने लगा दी, जलसों पे पाबंदियां आपने लगा दी, जैसे कि अली बुखारी साहब ने कहा है मैं इस्लामाबाद में ही रहती हूँ, मुझे यहाँ पे किसी पार्टी के अलावा, नून लीग के अलावा या मुस्तफा नवाज खोकर साहब के कुछ बैनर्स यहाँ पे लगे हुए हैं या 1-2 और के अलावा मुझे किसी और का बैनर नहीं दिखाई देता। मुझे तो ये इलेक्शन ही मुतनाज़ा लगता है, क्योंकि ये एक पार्टी के लिए ऐसा लगता है इलेक्शन हो रहा है पूरे पंजाब में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आप मुझे ये बात बताएंगे, जब हमें इन्होंने पहले राउंड में ही फारिग कर दिया, हमें डिस्क्वालिफिकेशन का ही सामना हो गया, तो अब हम हो इलेक्शन में या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है मेरे हस्बैंड को जेल में रखा हुआ है,
उनको हर बंदा तो जेल में है इस वक्त जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। 1200 दरखास्तें आपने मुस्तरद कर दी, मेरी आपने मुस्तरद कर दी, किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी आला अदलिया जो है वो सारा निजाम अपनी आंखों से खुद देख रही है जिस तरह का माहौल है। तो कुछ चीजें हम अल्लाह के हाथ पे भी छोड़ते हैं, कुछ चीजें उनके हवाले करते हैं कि उन्हीं की अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा, और वहीं से मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पे तो आप देखें, हमें नून लीग को सब कुछ इजाजत है, हमें मेरे हस्बैंड को कोई इजाजत नहीं है। हमारे तो पेपर ही जी मुस्तरद कर दीजिए छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो हम हम बाइकाट ना करें तो और क्या करें, आप बताएं। ये इलेक्शन तो शहबाज, अब आपका तज्जिया वैसे चलें, आप एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर आपका क्या ख्याल है कि अगर आप ये समझती हैं कि सिर्फ इलेक्शन नून लीग के लिए हो रहा है पंजाब में, तो क्या नून लीग फिर पंजाब से क्लीन स्वीप कर लेगी? मुझे नहीं लग रहा कि उनकी मकबूलियत है जी। अगर वो 80 से 100 सीटें भी निकाल लें तो बड़ी बात है वहां पे। अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए मैं ये सवाल हाफ साहब की तरफ ले जाता हूँ। हाफ साहब, बावजूद इसके कि पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है नून लीग को, और बड़े बड़े जलसे भी अपने जितने वो करना चाहें वो कर पा रहे हैं, बावजूद इसके कि शायद उनकी तवक्कुआत जितने लोग उनके जलसों में नहीं आ पा रहे, लेकिन आपको लगता है कि अब ऐसे माहौल में तो उनको क्लीन स्वीप करना चाहिए? लेकिन ये मैं मैडम हिबा को दाद दूंगा, और लेकिन ये उनसे कहूँगा कि उन्हें रिट्रीट नहीं करना चाहिए था, उन्हें खड़ा रहना चाहिए था और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। देखिए, सलमान अकरम राजा ने जो पिटीशन की है बड़ी इंपॉर्टेंट पिटीशन है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझसे सिंबल वापस लिया गया है। मेरी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, पार्टी रजिस्टर्ड है, इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है, और मेरी पार्टी, और मुझे ये कहा गया है कि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, अली बुखारी भी तो शिकायत कर रहे हैं अभी। देखिए, अली जफर ने जब ये पॉइंट रेज किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा जी हमें तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही नहीं होगी। उसने कहा क्यों? चीफ जस्टिस ने पूछा था क्यों? उसने कहा जी किस तरह से सम्मल नहीं होगा। उसने कहा आपकी पार्टी मौजूद है, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आपको कौन रोकता है? और इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट अपनी पार्टी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि पार्टी डी रजिस्टर्ड तो नहीं है। अब ये हाई कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या पार्टी का नाम इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ये फैसला हो जाता है तो मेरा ख्याल है इनके लिए भी सहूलत पैदा हो जाएगी, और ऐसी अगर सूरत हाल पैदा होती तो फिर इन्हें रिट्रीट करने की जरूरत नहीं थी। तो एक तो ये देखें, उस पॉइंट की बात कर रहा था जो मैडम हिबा ने उठाया था। शौकत बस्सा साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सनम जावेद इवन सुप्रीम कोर्ट गई हैं, उनकी दरखास्तें गई हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि हिबा साहिबा को भी सुप्रीम कोर्ट तक के अपनी नहीं जाना चाहिए था, इनको फाइट करना चाहिए था। देखिए, इलेक्शन में जो है वो तनाज़ात उठते हैं, इलेक्शन में कंट्रोवर्सीज भी उठती हैं, लेकिन आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए। जब आप आवाम की अदालत में जाते हैं, ये फैसला आवाम पर छोड़ दिया करते हैं कि आवाम जो है फैसला करें कि कौन कैंडिडेट जो है वो मजबूत है, कौन कैंडिडेट कमज़ोर है। तो ये लेकिन अब चूंकि इलेक्शन का आखिरी मरहला शुरू हो चुका है, अब उन्हें ये फैसला करना है कि उनका सियासी वज़न किस पॉलिटिकल कैंडिडेट के हक में होगा। क्योंकि ये तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है। आज जिस तरह बिलावल ने कहा है कि जब हम आएंगे तो एक भी पॉलिटिकल प्रेसिडेंट नहीं होगा। हाँ, आज पॉलिटिकल प्रेसिडेंट्स की बात आज शहबाज शरीफ साहब ने भी की, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस पर मैं आता हूँ अली बुखारी साहब के सामने सवाल लेकर, लेकिन हिबा शायद कुछ कहना ऐड करना चाह रही थी। हिबा साहब, आप कुछ? मैं आपको यही कही थी। देखें, फवाद साहब नैब की हिरासत में 30 दिन रहे, ड्यूल कैरेज वे का जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया वो पीडीएम की गवर्नमेंट ने 1.5 साल में उसको कंप्लीट नहीं किया। इसी उसके ऊपर के जी वो फवाद साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया था। बात ये है कि वो अवाम की सड़क है, अवाम टैक्स देती है, सड़क इस्तेमाल करना अवाम का हक है, वो भी आपने रोक दिया इसी बुनियाद। और आप देखिएगा, अब जब मुंतखब आप सड़क की बात कर रही हैं, जब गए थे परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे 2008 के बाद, तो नून लीग की हुकूमत आई थी, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो परवेज इलाही साहब के हार्ट के मंसूबे, दिल के अस्पताल, बच्चों के अस्पताल थे, वो मंसूबे रुक गए थे। तो आप सड़क की बात करना चाह रही हूँ कि मेरी बात सुने। अब जब कोई दूसरा नून लीग का आएगा, जो भी एमएनए या जो भी वहां पे मुंतखब होगा, वो सर पे ताज लेगा अपने के जी ये रोड हमने बनवा दी। आपके वहां से 4 या 3 दफा एमएनए मुंतखब हुए हैं रहनुमा नून लीग के, किसी ने कभी उस सड़क के बारे में या नहर के बारे में सोचा?
नहीं सोचा। बस इस मुल्क का जुर्म यही है कि अगर आप आवाम के लिए कोई अच्छा काम करना चाहें तो आपको नैब के केसेस का सामना है, या आप उसके बाद जब इक़्तिदार आपका खत्म होगा तो आप अडियाला या आप केसेस का सामना होगा आपको, ना आप कोई अच्छा काम इस मुल्क में कर नहीं सकते। सही है, ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये सियासत के साथ ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। दो सवाल जो लंदन में रहते हैं जिस घर में जाके, उनकी तो रसीदें भी नहीं आती यहाँ पे, और वो कहते हैं हमारे नाम पे वो जायदाद नहीं है। सही है। चलिए मैं इसमें सिर्फ मैं एक पॉइंट इजाफा करूंगा, आपको इसी एनवायरनमेंट में रहना है नंबर 1, और इसी से फाइट करनी है, और यहीं पे रह के अपना रास्ता निकालना है। ठीक, जो रूल्स ऑफ द गेम हैं वो सेट हो चुके हैं। ठीक, आपको इस रूल्स ऑफ द गेम को फॉलो करना है। ठीक है, जब आपके सामने ये मंजरनामा हो कि आपको क्रॉस नहीं कर सकते तो आपको इसी में से रास्ता निकालना। बिल्कुल ठीक है। चलिए अली बुखारी साहब, 2 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो ये बताइए कि ये जो पिटीशन है सलमान अकरम राजा साहब की, ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मैं पार्टी का मेंबर हूं, मुझे नाम इस्तेमाल करने की इजाजत हो। वही शिकायत जो आप भी कर रहे थे। अब इसमें फैसला महफूज हुआ है, देखें क्या फैसला आता है। लेकिन आपके ख्याल में इससे क्या ये रास्ता भी खुलेगा कि जीतने के बाद भी आप पीटीआई को ज्वाइन कर सकेंगे पार्लियामेंट में जाने के लिए? बिल्कुल, मैं उसका आपको जो उसका असर है वो भी बता देता हूँ जी। नंबर 1 जो पिटीशन हुई जी सलमान अकरम राजा साहब की, उसमें आपने खुद अभी मैं सुन रहा था बात की कि द पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, पीटीआई इज राइट एट द मोमेंट एग्जिस्ट कर रही है। इशू था सिंबल का जी, ठीक है जी, सिंबल के बगैर हमें कहा इलेक्शन लड़ लें, ओके फाइन जी। पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही है, हमारे फॉर्म्स भरे हुए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है, हमें पार्टी टिकट अलाउड है, टिकट हमने पास उठाया हुआ है, जमा कराया हुआ है। सो उसके अंदर तो बड़ी राजा साहब की सिंपल और सीधी सी इक्वेशन है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसके अगेंस्ट ऑर्डर देते हुए भी 25 दफा देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे राइट प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली पैक्ट बिटवीन द पीपल एंड बिटवीन द स्टेट। ठीक है जी, ये नंबर 1 चीज है। अब इम्प्लीमेंट उसकी इम्प्लीकेशन कैसे हुई है? इम्प्लीकेशन मैं आपको अपने हल्के का बताता हूँ जी। NF48 से मुस्लिम लीग के बड़े मशहूर कायद थे डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब जी। इवन एंड अदरवाइज मेरे पास बल्ले का निशान नहीं था, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली हल्का छोड़ा। ये जब उन्होंने 10 दिन कंपेन देखी, हमने की इंडोर कंपेन, बुकला की कंपेन, हमारे लोगों की कंपेन इंडोर, उन्होंने हल्का छोड़ा, यहाँ से भाग के 47 में चले गए। और जो हमारा एक भगोड़ा शख्स था जो पहले हमारी पार्टी में था, फिर भाग गया, लोटा बन गया, उसकी हमायत कर दी उन्होंने। नून का कैंडिडेट ही कोई नहीं है यहाँ पर। बट इवन एंड अदरवाइज उसके साथ क्या होता है कि जब वो जाता है किसी मीटिंग में, उसके साथ एक पुलिस का डाला होता है पीछे, एक पुलिस का स्क्वाड उसके साथ होता है पीछे। और यहाँ पर हमें कहते हैं जी 144 है, और कभी कहते हैं जी डब्बे भरे हुए आ जाने। यार इस तरह तो इलेक्शंस नहीं होते, लेकिन हम तो लड़ेंगे, क्योंकि आपने एक बात कही अभी, बड़ी अच्छी बात थी कि गेम्स के रूल्स तय हो गए, तो फिर ठीक है, रूल्स में खेलेंगे, इन रूल्स में तो हरा के दिखा दो जरा। सही है, गेम होगी ना। जब मगर इसी पिटीशन के जो दूसरे नुक्ते की मैं बात कर रहा था, क्या अगर फर्ज करें फैसला सलमान राजा साहब के हक में आता है, तो अली बुखारी साहब एज अ लॉयर आपकी इंटरप्रिटेशन क्या, आप क्या समझते हैं कि इससे वो रास्ता भी खुल जाएगा कि आप चूंकि पार्टी एग्जिस्ट करती है, पार्टी के आप मेंबर हैं, निशान आपके पास नहीं है, सिर्फ ये इस हद तक आप पर पाबंदी है कि आप बल्ला इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जीतने के बाद आप पीटीआई का हिस्सा हो सकते हैं? जी ऑब्वियसली जी, ये बेसिकली तो उसका कॉन्सेप्ट ही है जो ये पिटीशन है। मेरे अपने जाती अंदाजे में, मेरी सलमान भाई से नहीं इसके ऊपर बात हुई, लेकिन लीगली स्पीकिंग बात यह है कि आपका कॉन्सेप्ट ही है कि वंस से ये चीज अगर एक्सेप्ट होती है तो ऑब्वियसली आपकी पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही है, आप आजाद जीत के भी पार्टी के अंदर जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये, अगर खुदा खासा ये डिसमिसल में जाती है तो कुछ ना कुछ तो ऑनरेबल कोर्ट लिखेगी ना, कोई जस्टिफिकेशन तो देगी, कोई 4 पेजेस का ऑर्डर तो आएगा कि भाई अगर ये चीज है, एग्जिस्ट कर रही है, आपका बल्ला खत्म हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, आपका वो हो गया, उसके बाद आपका वो सिंबल चला गया, पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक, तो आप उनको ओवर रूल तो नहीं कर सकते ना, कि उनको उसको सुपरसीड कर सकते हैं। तो पार्टी एग्जिस्टेंस की पूरा क्वेश्चन है ही कोई नहीं ना, वो तो क्वेश्चन इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट ईदर वे, जो मर्जी आप कह लें, उसको हमारे खिलाफ हो गया, बल्ला चला गया, लेकिन पार्टी की एक्सेप्टेंस तो उसी ऑर्डर में क्लियर होगी। सही है, तो असद बल्ला जो है ना वो 8 फरवरी तक का है। हाँ। उसके आगे जो कुछ होगा उसमें बल्ले का कोई सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले का कोई किरदार नहीं। देखिए उसके बाद है पार्लियामेंट का काम। पार्लियामेंट में बल्ला नहीं चलेगा, पार्लियामेंट में पार्टी चलेगी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी पार्लियामानी पार्टी बनाएगी। और लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ये होगी कि आजाद जीतने वाले लोग पीछे ज्वाइन नहीं कर सकते, आजाद वाले भी तो एक पार्टी बना सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं। जब यहाँ पर 85 के मार्शल लॉ था, उस वक्त जो इलेक्शन हुए थे कोई नॉन पार्टी इलेक्शन थे, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया सबसे पहले, इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट IPG, तो ये अपोजिशन जमातों का ग्रुप था। उसके बाद जब उन्होंने अंदर गए पार्लियामेंट में तो उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया अपोजिशन पार्लियामेंट्री OPG,
और अपोजिशन पार्लियामेंट्री ग्रुप, और उसके बाद स्पेस मिली, जमात खड़ी हो गई, सियासी जमातें आ गई। आप सियासी जमातों को अलग नहीं कर सकते, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से, आइन से अलग नहीं कर सकते सियासी जमातों को, ये लाजमी जुज़्व हैं। और ये सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पार्लियामेंट का, सियासी जमातें। सही है, आप उनको कैसे अलग अली बुखारी साहब मेरा ख्याल है कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। अली बुखारी साहब, मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूं, जो इसका इम्प्लीकेशन है आफ्टर द इलेक्शंस। सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि बल्ले के जाने के बाद आपकी 10 सीटें जो थी माइनॉरिटीज की वो चलेगी, आपकी जो वुमेन रिजर्व सीट्स थी वो चलेगी। तो आपको खेलने से पहले 50-60 सीटों से तो नहीं, लेकिन अली बुखारी साहब अगर फर्ज कीजिए आप जीतने के बाद आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन के पार्लियामेंट में चले जाते हैं, अगले 3 दिन में फैसला कर लेते हैं, तो फिर पीटीआई की एक जमात बतौर जमात वहां पर नुमाइंदगी हो जाएगी, तो फिर तो आपको वो रिजर्व सीट्स भी मिल सकती हैं। रिजर्व सीट्स की जो हमारी इन्होंने जो आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लिस्ट, क्योंकि अभी तक तो एक्सेप्ट ही नहीं हुई क्योंकि सिंबल नहीं है जी, लेकिन वो आपकी तरफ से गई भी लिस्ट जी। लिस्ट तो हमने पहले दे दी थी, उन्होंने देने से इनकार किया, फिर उस पर भी एक डिबेट हुई बड़ी। बट एनीहो ये तो जी अब आपके सारी सूरत हाल मैंने बता दी आपको। ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि जी हमारे ज़माने में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये बात बार बार दोहरा कर वो इसलिए तमामन कर रहे हैं, शायद वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज जो सियासी कैदी हैं भाई हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लोग उसका एग्रेशन या उसके हवाले से अगर कोई अपने रिजर्वेशन रखते हैं तो उसका नुकसान हमें सियासी तौर पर ना पहुंचाया जाए, ये पैगाम वो दे रहे हैं। इस पर मैं राय लेता हूँ पहले हिबा साहिबा की और फिर बाकी मेहमानों की भी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर में फिर कहा है, दोहरा के कहा है, उन्होंने कहा कि जी भाई 2013 से 18 तक हमारी हुकूमत थी, उसमें कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, हमारे ज़माने में कोई सियासी कैदी नहीं था। इससे क्या कहना चाह रहे हैं? जो मुझे समझ आती है तो वो तो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब आज जो कुछ हो रहा है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए लोग अपने गुस्से का इजहार हमारे लिए ना करें सियासी तौर पर। हिबा साहबा, तो आपका शिकवा, फवाद चौधरी साहब का शिकवा क्या फिर भी पीडीएम की हुकूमत से है? नहीं, मेरा इन सारी सियासी जमातों से एक शिकवा है कि हर पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया है, मुश्किलात का सामना हुआ है, लेकिन हमने फिर भी अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है। हम तनकीद का निशाना एक दूसरे को बनाते रहे। जैसे कि इन्होंने सर ने कहा है कि एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के सब पार्टियों को एक रास्ता निकालना चाहिए, पाकिस्तान के लिए जो 5 मेन उनके जो मसाइल हैं उनका हल निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे जो जलसे होते हैं आप देखें तो सिर्फ तनकीद होती है, उसमें आपको कभी भी प्रोग्रेस करने का तरीका या लाए अमल इनके पास कोई भी नहीं है कि जो देंगे कि जी हम पाकिस्तान के लिए जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम क्या करेंगे। मैंने अभी तक जितने भी जलसे नून लीग के सुने हैं, या तो वो बिलावल के ऊपर सुने या खान साहब के ऊपर सुने हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। सही है, ठीक है, चले। आवाज नहीं आ रही मुझे हिबा की। अली बुखारी साहब, आप क्या कैसे देखते हैं शहबाज शरीफ साहब के इस बयान को? देखें जी, ये मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। अब वो जो उन्होंने किया हुआ है उसको भुगतने की कोशिश कर रहे हैं। देख लें जरा पिछले 16-17 महीनों का या उनका जो टेन्योर गुजरा उसमें कौन कौन जेल में गया, उनके टेन्योर में क्या क्या नहीं हुआ। तो ये इनका तो देखें ना, इनका तो एक वो सबका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप 80 से स्टार्ट कर दें तो क्या बेनजीर भुट्टो के ऊपर केसेस जो हैं वो कोई बाहर से आगे किसी ने बनाए थे? नहीं के दौर में थे। ये कयूम वाला साहब को जो फोन पे कहा गया कि सजा दे दो, किसने कहा था? वो इन्होंने कहा था। सरदारी साहब बंदर थे, इनके दौर में थे। तो ट्रैक रिकॉर्ड है। अब ये उंगली के पीछे आप सूरज छुपाएं, वो तो नहीं छुपता। हर एक को पता है, बच्चे को पता। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी। ये तो है ही परवर है, इनका तो काम ही है सर, अपने मुखालफों को टैप करते हैं। इनके अंदर तो इतनी बर्दाश्त ही नहीं है, इतना दिल ही नहीं है कि यार आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सके, क्रिटिसिज्म सुन सकें। पोलिटिकली मोटिवेटेड लोग जो होते हैं, हम लोग हैं, हमें ये सुनना पड़ता है, अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है। कोई जाती मुखालफत तो नहीं होती, लेकिन ये तो ना कि उस पर चले जाते हैं कि जी हम बादशाह आजम है, हमारे खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको क्या चेक कर लें तो इनके तो भरी हुई है दास्तान। इस सही है, बिल्कुल ठीक। आगे से देख लें आप, मरियम ऐसे ही करती थी जी। ये मतलब आप पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे होते तो वो बताते हैं कि 97 में जब इनकी हुकूमत थी, बीबी को एग्जाइल में जाना पड़ा, आसिफ जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, तो पीपल्स पार्टी तो शायद इस पर बहुत तफसील से बता दिया। आप तो मगर इसके सारे गवाह हैं ना, नून लीग के तीनों अदवार के। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इस लिहाज से कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खास तौर पर तहरीक इंसाफ का वोटर जो है जी, उसको अट्रैक्ट करने के लिए है। और किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि IPP जब बनाई गई
तो IPP जो है उसके बारे में ये कहा गया कि ये गुड्डी लुट ग्रुप है, कि ये डंडा लेके छत पे चढ़ गए हैं और जो इधर उधर की पतंग उड़ रही है उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो स्लोगन है कि हमारे दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, या बिलावल जो बात कर रहे हैं, दरअसल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन साइलेंट वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है ताकि वो घर से बाहर आएँ और हमारे हक़ में वोट दें। और हम यकीन दिलाते हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो ये इन पर पाबंदियां नरम कर दी जाएंगी, इन्हें सहूलत मिलेगी। हम कोई सियासी कैदी नहीं रहेगा, बिल्कुल, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि सियासी कैदी नहीं होगा, लेकिन खान साहब के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो सियासी नहीं है। अच्छा, ठीक है। और आज खान साहब ने भी वैसे एक बात की है, जेल से उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जी बिलावल की कोई मदद नहीं की जाएगी, जाएं जाके मदद मांगे उन 16 जमातों के साथ जिन्होंने बैठ के। ये तो गुस्से की बात है। देखिए, ये गुस्से की बात है। जो अंदर बैठा हुआ है वो उसकी कैफियत आप उसको देखें। नहीं, आपके ख्याल में क्या फिर भी इम्कान मौजूद रहेगा कि PTI के उम्मीदवार मिल जाए, पार्टी फैसला करेगी ठीक है पीपल्स पार्टी से? कराची में क्या हो रहा है? कराची में पीपल्स पार्टी और PTI के लोग जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर। नहीं, वो तो जो सपोर्ट कर रहे हैं वो PTI के लोग तो नहीं रहे ना, PTI ने डिसऑन कर दिए ना हो। लेकिन यह है कि खामोश वोटर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पर उनके कैंडिडेट नहीं है PTI के, कि वो वोटर्स का सपोर्ट करना और जीतने वाले उम्मीदवार का सपोर्ट करना नहीं। देखें, वो ये समझ रहे हैं कि जो एक नज़दीक तरीन लिबरल पार्टी है उसको इस तरह से सपोर्ट किया जाए ताकि एक दूसरी जो एक्सट्रीम पार्टी है, एक्सट्रीम नज़रियात रखती है PTI के हवाले से, उसके मुकाबले में जब छोटे दुश्मन बड़े दुश्मन की बात होती है, सही है, तो छोटे दुश्मन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। हिबा साहिबा, क्या एनालिसिस है, किसकी हुकूमत बनने जा रही है 8 तारीख को? जितना क्लियर इस वक्त इनको मिला हुआ है प्लेटफॉर्म, तो मेरे ख्याल से तो नून लीग को 2/3 की हुकूमत बनानी चाहिए। ठीक है, जितने बड़े बड़े दावे 2/3 बनानी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से तो इनको बनानी चाहिए। ये ना हो कि ये वहां पे 1/3 भी ना बना सके। अब जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो शायद पंजाब में बहुत सारे सरप्राइजेस नून लीग को मिले और शायद वो उतनी सीटें ना जीत सके जितनी वो तवक्को कर रहे हैं। 70-80 मैंने आपको बताया है कि मेरा एनालिसिस है कि वो 80 से 100 जीतेंगे। आपके 80 से 100 कह रहे हैं, कुछ लोग 70 के फिगर भी दे रहे हैं। अच्छा, चले, आप ज्यादा दे रही हैं। आप तो इन्होंने तो जिता दिया पूरी तरह। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर 100 जिता रही हैं आप सीटें, तो फिर तो इलेक्शन हो गया, तो इलेक्शन उनके लिए हो गया। मैं 100 इसलिए जिता रही हूँ कि वो अभी इलेक्शन में 2 हफ्ते पड़े हैं, वो इतनी उनकी दिल आजारी ना हो जाए। 100 का कहेंगे तो 60-70 निकालेंगे ना। अब इतना भी ना हो ना कि वो रोना ही शुरू हो जाए अगले 4 जलसों में। आखिरी बात मुख्तसरन, हाफिज साहब, कल आपके बारे में ट्वीट्स हुई और आपके बारे में खबर चली कि आपने इमरान खान साहब के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए हैं उसमें तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में। ये क्या कहानी है? आई एम सॉरी, ये कल जो है, कल बड़ा एक अजीब, देखिए जो असद जो फेक न्यूज़ की बात होती है, कल मुझे पता चला जब मैं खुद शिकार हुआ फेक न्यूज़ का कि फेक न्यूज़ की अहमियत क्या है, सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। हुआ ये था कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे 2 हफ्ते पहले मेरे ऑफिस को एक नोटिस भेजा और उसमें एक क्लिपिंग लगाई कि ये ताहिर खलील साहब ने एक सियासी मंजरनामा लिखा, ये ख़बर दी, तो ये उनसे पूछें कि ये उन्होंने दी थी, उनके नाम से छपी है। तो ऑफिस वालों ने मुझसे कहा जी इलेक्शन कमीशन वाले ये मालूम कर रहे हैं, आप जाएं उनके पास। तो मैं गया पिछले हफ्ते, ये लास्ट वीक की बात है। अच्छा। उसमें मैंने ये बता दिया, मैंने कहा जी कि ये मेरी खबर है और मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मुझे सरकारी वकील मिले, उन्होंने कहा जी कि ताहिर खलील साहब हम आपको ब्रीफ करना चाहते हैं। मैंने किस बात की ब्रीफिंग? कहेंगे क्या आपने क्या कहना है? मैंने कहा मुझे मालूम है मुझे क्या कहना है। मैंने कहा मुझे किसी सरकारी ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है और मैं खुद कह दूंगा। इस हफ्ते मैं नहीं गया। ठीक। तो हुआ ये कि सरकारी वहाँ पे वकील खड़ा हो गया, उसने कहा जी ताहिर खलील साहब मसरूफ़ है, आज वो नहीं आएंगे। ठीक। तो ये चले, इस हद तक तो बात ठीक थी, मैं वाकई मसरूफ़ था। लेकिन ये कहना कि मैं उनके बिहाफ पर खड़ा हुआ हूँ और उनकी बिहाफ पे कह रहा हूँ कि ये वो हमारी तरफ से गवाह पेश होंगे, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली वजाहत हो गई। वो रिपोर्टर ने भी इसकी गलती तस्लीम की जी और रीट्वीट किया और वो उसको विड्रॉ किया। तो ये मेरा ख्याल है मामला खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हाफिज ताहिर खलील साहब, बहुत शुक्रिया हिबा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अली बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आज ज़रा मुल्तान का एक जायज़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुल्तान की 6 कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वहाँ पर कौन किसके मुकाबले पर है, कौन तगड़ा है, कौन सा कांटेदार हल्का है, कांटेदार मुकाबला कहाँ पर होने जा रहा है। तो एक ज़रा जायज़ा मुल्तान का आपके साथ रख लेते हैं। मुल्तान का जो पहला हल्का है NA 148,
मुल्तान यहाँ से इलेक्शन हो रहा है। जनाब मलिक अहमद हुसैन दहड़ नून लीग के उम्मीदवार हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पीटीआई के उम्मीदवार हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ से खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अहमद हुसैन दहड़ साहब जो हैं ये पिछली मरतबा पीटीआई के टिकट पर जीते थे, बाद में मुनहरिफ हो गए और इस मरतबा नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अहमद हुसैन दहड़ और यूसुफ रज़ा गिलानी दो बड़े और पुराने सियासतदान हैं। इनके मुकाबले में बैरिस्टर तैमूर मलिक जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं वो यहाँ से मुकाबले में उतरे हुए हैं NA 48 में। यहाँ अहम बात यह है कि अहमद हुसैन दहड़ की जो हिमायत है वो बोसन भी कर रहे हैं। सिकंदर हयात बोसन के भाई शौकत बोसन जो हैं ये MPA का इलेक्शन इसी सीट पर लड़ रहे हैं और मलिक अहमद हुसैन दहड़ की सपोर्ट से लड़ रहे हैं। तो यहां पर उनको ये एडवांटेज थोड़ा सा हासिल है। 149 इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर दो बड़े नाम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। एक तो जहांगीर तरीन साहब आए हैं, नून लीग ने अपना उम्मीदवार यहां से खड़ा नहीं किया और मलिक आमिर डोगर साहब जो हैं ये पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे या पीटीआई के हिमायत के आफ्ताब कह लीजिए, टिकट तो अब उनके पास नहीं है, लेकिन मलिक आमिर डोगर साहब और जहांगीर तरीन का मुकाबला यहां पर होने जा रहा है। अब देखिए कि जहांगीर तरीन साहब जो कि पहली मरतबा मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे और नून लीग की हिमायत से लड़ेंगे, वहां पर कौन कैसा परफॉर्म करता है। 150 में NA 150 कौमी असम्बली का हल्का मुल्तान 3, यहां से नून लीग के उम्मीदवार जावेद अख्तर अंसारी हैं और यहां पर मखदूम जैन कुरैशी शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और राना महमूद हसन जो हैं जो पहले नून लीग में हुआ करते थे वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। ये 35 साल रफाकत का खात्मा हुआ है। राना महमूद हसन 35 साल से नून लीग के साथ थे, वो और उनका खानदान, और अब जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं और मखदूम जैन कुरैशी पीटीआई की तरफ से यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा अहम हल्का इस लिहाज से हो गया है। 2018 यहां से मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने जीता था, तो शाह महमूद कुरैशी की सीट पर अब उनके बेटे इलेक्शन लड़ेंगे। NA 151 में सैयद अली मूसा गिलानी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में पीटीआई की तरफ से मेहरबानो कुरैशी हैं, ये शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं और यहां से नून लीग के मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली मरतबा ये जैन कुरैशी का हल्का था, जैन कुरैशी ने जीता था। ये शहर के मुल्तान शहर के दाखिली रास्तों पर मुश्तमिल ये हल्का है और यहां से सैयद अली मूसा गिलानी और मेहरबानो कुरैशी और नून लीग के अब्दुल गफ्फार डोगर तीनों ही तगड़े उम्मीदवार हैं और बहुत कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को NA 151 में भी है। मुल्तान का जो चौथा हल्का है पांचवा हल्का है NA 152, यहां से सैयद जावेद अली शाह नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर और मोहम्मद इमरान शौकत को पीटीआई ने टिकट दिया है। इब्राहिम खान यहां से पिछली मरतबा जीते थे 2018 में, पीटीआई के टिकट पर 83,000 इन्होंने वोट लिया था, लेकिन इस मरतबा वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं और यहां से इमरान शौकत को इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। तो ये भी इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हल्का है कि यहां पर भी दो तगड़े उम्मीदवार मैदान में हैं। जो आखिरी हल्का है जलालपुर पीरवाला का NA 153 मुल्तान 6, यहां राना मोहम्मद कासिम नून मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हैं, हामिद अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और डॉक्टर रियाज हुसैन लांग पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और 153 में राना मोहम्मद कासिम नून को एक तगड़ा और मजबूत उम्मीदवार माना जाता है। पिछली मरतबा राना मोहम्मद कासिम नून ने ही ये निशस्त जीती थी, लेकिन पीटीआई के टिकट पर जीती थी और 1,02,000 वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन में। और इस मरतबा देखते हैं कि राना कासिम साहब यहाँ से जीतते हैं या किसी और पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीत पाता है। तो बहरहाल ये कौमी असम्बली के जो 6 हल्के हैं मुल्तान से, इसमें 3 सीटों पर शाह महमूद कुरैशी 2 सीटों पर शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान के लोग लड़ रहे हैं और मुल्तान की 4 सीटों पर यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़ानदान के लोग लग रहे हैं। इनके 2 बेटे MNA और 1 बेटा MPA का इलेक्शन लड़ रहा है और ख़ुद भी यूसुफ रज़ा गिलानी लड़ रहे हैं और जहांगीर तरीन भी मुल्तान से लड़ रहे हैं। तो बड़े बड़े नामों के दरमियान ये मुकाबला मुल्तान में होने जा रहा है। तो देखते हैं कि 8 फरवरी में मुल्तान के अवाम किस को कहाँ से मुंतखब करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।